में 20वीं सदी के तानाशाहों का जिक्र किया है, लोगों को दिखाया है कि पढ़ें। तो 21वीं सदी के भी 25 साल निकल गए, 21वीं सदी के किसी तानाशाह को आपने इसमें नहीं जोड़ा। तो मेरा ये था कि 20वीं सदी के तानाशाहों को देखिए और 21वीं सदी के तानाशाहों को समझिए। और एक और छोटी सी बात, हमारे देश का संविधान बनाने वाले कितना बड़ा सोचते थे। कोई तानाशाह नहीं चाहता है कि आजाद मीडिया हो, अभिव्यक्ति की आजादी। 20वीं सदी में यह मुमकिन था कि उन सारे पत्रकारों को या तो मरवा दिया गया। आज ये संभव नहीं है कि आप एक आदेश निकालें और देश के सारे चैनल बंद करवा दें, लेकिन यह संभव है कि उन चैनलों से चुन चुन के उन पत्रकारों को बाहर करवा दें जो आपकी आलोचना कर सकते हैं। अपने यहाँ भी आज भी सरकार का विरोध करने वाले पत्रकारों की कमी नहीं है। बिके वो हैं जो करोड़ों के पैकेज लेके बैठे हुए हैं और जिनको रोज अपना चेहरा दिखाना है, जो एंकर हैं, पत्रकार नहीं। बहुत से लोग आपको पत्रकारों में भी शुमार करते हैं अपनी बिरादरी में, क्योंकि जो काम मेन स्ट्रीम मीडिया और पत्रकारों को करना चाहिए था वो काम आप भी कर रहे हैं। अब उसमें अब आपकी भी हिस्सेदारी चल रही है, करना पड़ रहा है क्योंकि मेन स्ट्रीम नहीं कर रहा है। कि आपने अपनी इस किताब में हिटलर के साथ स्टालिन की भी जिक्र किया, जिसको लेकर तो काफी विवाद है, बहस भी है। यही तो लोकतंत्र है। कितना सुंदर है। आपने कहा कि जो लोग मुझे सुनते हैं, पसंद करते हैं और आज भी मिलेंगे तो प्यार से मिलेंगे, कोई उनसे मेरी दुश्मनी नहीं है, मुझसे असहमत है इसलिए नाराज है। अब अगर ये तानाशाही है कि नहीं है, अब अगर ये तानाशाही नहीं है तो क्या तानाशाही है? उद्देश्य अलग होने से क्या उसके तरीकों को आप जस्टिफाई कर देंगे? एक से एक लीडर जिनको लेनिन बहुत प्यार करते थे और जिसके बराबर के थे, उन सबको मरवा दिया गया। मोदी के लोग भी कह सकते हैं आपको कि मोदी जी भी तो हिंदू राष्ट्र जैसा महान स्थापना करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं, अब तो सनातन राष्ट्र। और मेरा साफ कहना है कि स्टालिन एक तरह का तानाशाह था, हिटलर एक तरह का तानाशाह। तब में और अब में क्या फर्क? 75 साल की डेमोक्रेसी देश देख चुका है, दुनिया देख चुकी है। तो अब लोग इतनी आसानी से खामोश नहीं होंगे। सरकार वो कोशिश भी नहीं कर रही है, उसको पता है कि एक हद से ज्यादा दबाने पर ये बैकफायर कर सकता है। ये बिल्कुल, ये सच बोलना हमको सीखना चाहिए। नेहरू बहुत निशाने पर रहते हैं, क्या इसके पीछे का खास उद्देश्य नजर आता है? यहाँ एक चीज और नोट कर लीजिए कि जब गोडसे मारने गया था गांधी को, तो गांधी के साथ साथ नेहरू को भी निपटा देने की जिम्मेदारी उसको दी गई। मैं बार बार कहता हूं कि संघ वाले देशभक्त हैं, बहुत देशभक्त लोग हैं, लेकिन उनका देश अलग है। उनका देश वो भारत है ही नहीं जिसमें हम रहते हैं। संविधान में एक लाइन लिखना था कि देश में केवल एक राजनीतिक पार्टी मान्यता प्राप्त होगी, जो कांग्रेस पार्टी होगी। हो गई बात खत्म, लागू हो गई तानाशाही। 70 साल भाई साहब ये पढ़ाया गया होता और इस देश के बच्चे बच्चे के दिमाग में बैठ गया होता कि आरएसएस और ये जो है वो गद्दार। नहीं पढ़ाया कि जिनको पाकिस्तान जाना था वो गए। अब जो यहाँ रह गए वो हमारे लोग हैं। सरदार पटेल ने ये बात जो है फरवरी 49 के एक भाषण में कही था, और यहाँ मनरेगा से गांधी का नाम आप निकालते हैं और बाहर जाके कहना पड़ता है मैं गांधी के देश से आया। कांग्रेस की जीन ऐसी है कि वो एक लिमिट से ज्यादा सांप्रदायिक नहीं हो सकती, और भाजपा की जीन ऐसी है कि वो एक लिमिट से ज्यादा सेकुलर हो ही नहीं सकती। और आरएसएस के लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया, हम जानते हैं। जहां से उनको लगता था कि भाजपा कभी नहीं जीत पाएगी, जनसंघ नहीं जीत पाएगी, वहां अपने बंदे को कांग्रेस से वो जितवा देते थे। तो मैं कहता हूं कि मैं कांग्रेसी हूं, लेकिन 47 के पहले का, या हद से हद 64 के पहले का। भारत और पाकिस्तान दोनों का भला इसी में है कि दोनों के बीच में, मैं नहीं कह रहा हूं कि दोस्ताना रिश्ता हो, लेकिन वर्केबल रिश्ता हो। देखिए, एक तो आपका चैनल छोटा चैनल नहीं है, ऐसा मत कहिए आप। अच्छा चैनल है और आप जबरदस्त वीडियोस बना रहे हैं। आरएसएस की किसी कॉन्फ्रेंस में ये गाना क्यों नहीं गया, ये गीत क्यों नहीं गाया गया? नंबर 1 तो यही सवाल है। तो 1940 में जब आरएसएस को अपना गीत उन्होंने जब तो उन्होंने नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि क्यों नया गीत क्यों लेके आए, जब वंदे मातरम जैसा गीत पहले से था? 47 के बाद आपको अचानक ये दिखा कि अरे आनंद मठ तो बेसिकली मुसलमानों के खिलाफ लिखा गया है। और यहाँ बता दूं कि भारत को भारत माता सबसे पहले अजीमुल्लाह खान ने गाया था 1857 में। जब हिंदुस्तान में अखलाक जैसा मामला होता है तो कभी आपने ये सुना है कि किसी सरकार ने हत्या का कोई केस वापस लिया? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। कि ये ऊपरी दिखावा भले अभी चल रहा है, आपको लग रहा है कि वहां बहुत सम्मान मिल रहा है, लेकिन अरब देशों के अंदर हमारा सम्मान लगातार कम है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ जिस तरह से समझौता किया, वो बड़ा समझौता है। एक भी अरब मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं होता है। ट्विटर पे जैसे आपने अरबिक से 1 सेकंड में ट्रांसलेट कर लिया, तो इन लोगों को लगता है कि हिंदी में माँ बहन की गाली देंगे तो कोई नहीं समझेगा, उनको भी 1 सेकंड लगता है, वो ट्रांसलेट करके पढ़ लेते हैं। जिस तरह से नरेगा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, नाम वही बदलते हैं जो काम नहीं बदल पाते। इनको लगता है कि नाम बदल देंगे तो इतिहास में अमर हो जाएंगे। जिस तरह से वो मूर्तियां गिरी हैं, उनको देख के मुझे यही लग रहा था काश ये मूर्तियां बनी नहीं होती। वो एक शख्स जो तुमसे पहले यहाँ तख्त नशीं था, उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज हम बात करने पहुंचे हैं इतिहासकार, साहित्यकार, लेखक अशोक कुमार पांडे जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी।
और अशोक जी की नई किताब का लोकार्पण होना है, 20वीं सदी के तानाशाह। तो अशोक जी, आपकी किताब पर बातचीत शुरू की जाए। टॉपिक 20वीं सदी के तानाशाह, और आपने इसमें 20वीं सदी के तानाशाहों का जिक्र किया है, लोगों को दिखाया है कि पढ़ें। तो 21वीं सदी के भी 25 साल निकल गए, 21वीं सदी के किसी तानाशाह को आपने इसमें नहीं जोड़ा? इतिहास में आमतौर पे हम यही करते हैं कि जो पीरियड पूरा हो जाता है उस हाँ, पीरियड के एनालिसिस करते हैं। 20वीं शताब्दी पूरी हो चुकी है, 21वीं तो अभी शुरू हुई है। अभी देखिए क्या क्या तमाशा हमको ये 21वीं शताब्दी दिखाती है। हाँ, दूसरी बात ये कि मुझे ये लगा, जो मुझे मेरा पूरा इसके पीछे सोच था वो ये था हाँ, कि आप कैसे पहचानेंगे कि कोई तानाशाह है कि नहीं है। हम्म, जैसे हम जानते हैं कि दाल पकी है या कच्ची है। हम्म, कैसे जानते हैं? क्योंकि बचपन से हमारी माँ हमको पकी हुई दाल बनाकर खिला रही है। हाँ, तो अगर कोई दाल उससे कम पकी है तो हम कह देते हैं कच्ची है, उससे ज्यादा पकी है तो हम कह देते हैं कि ज्यादा पक गई। हाँ, ऐसे ही अगर हम 20वीं सदी के तानाशाहों को समझेंगे नहीं हाँ, तो 21वीं सदी के तानाशाह को हम चेक नहीं कर पाएंगे कि ये तानाशाह कितने हुए हैं कितने नहीं हम्म, हुए। दूसरा, 21वीं सदी तक बहुत कुछ बदल गया है। हम्म, आप इस बात को ध्यान रखिए कि 75 साल का लोकतंत्र दुनिया देख चुकी है। पूरी बिल्कुल। दुनिया में पिछले 75-80 सालों से लोकतंत्र है। चाहे यूरोप हो, चाहे अपना भारत हो या बाकी देश हो। अब उस तरह के तानाशाह नहीं आएंगे जैसे जैसे 20वीं सदी में थे। लेकिन कुछ गुण उनके रह जाते हैं। जो मूल प्रवृत्ति है ना वो रह जाती है। जैसे मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर आप अपने दादाजी की तस्वीर देखेंगे तो वो बहुत खूबसूरत होंगे, हाँ, लेकिन अपनी जवानी की तस्वीर से जब आप कंपेयर करेंगे तो कुछ बदला हुआ लगेगा। हाँ, कुछ हेयर स्टाइल बदली होगी, कपड़े बदले होंगे, लेकिन मूल जो होगा ना हाँ, वो एक ही जैसा होगा। हाँ, तो तानाशाह बदलते हैं, बहुत सारी चीजें अब नहीं हो सकती, हम लोग आगे बात करेंगे, हाँ, लेकिन काफी कुछ उन्हीं जैसे रह जाते हैं। हाँ, तो मेरा ये था कि 20वीं सदी के तानाशाहों को देखिए और 21वीं सदी के तानाशाहों को समझिए। और एक और छोटी सी बात, हाँ, मैं चाहता था कि इस किताब को पढ़ने के बाद लोग इस बात को याद करें कि हमारे देश का संविधान बनाने वाले, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, मौलाना आज़ाद हों, सरदार पटेल हों, कितना बड़ा सोचते थे कि जिस जमाने में आज़ाद हुए सारे देशों में तानाशाहियां लागू हो रही थी, वहां इन लोगों ने लोकतंत्र लागू किया लागू और किया। हमें एक शानदार व्यवस्था दी कि हम सांस लेना सीख पाए। हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह से लागू हुआ और जिस स्मूथली लागू हुआ, वो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के लिए एक भी। बूंद खून नहीं हाँ, बहा, बिल्कुल। एक बूंद खून नहीं हाँ, बहा। आप सोचिए, प्रधानमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बदल गया, हाँ, इंदिरा गांधी जैसी व्यक्ति जो हैं वो इस्तीफा देकर हट जाती हैं हाँ, चुनाव हारने के बाद, हाँ। और एक नई सरकार आ जाती है और एक बूंद खून नहीं बहता है। वैसे तो आपकी किताब पढ़कर लोगों को पता चलेगा कि 20वीं सदी के तानाशाहों के क्या गुण थे, किस तरह से वो काम करते थे, किस तरीके से उनका पूरा इकोसिस्टम काम करता था। लेकिन अगर पूछा जाए कि 20वीं सदी के तानाशाहों और 21वीं सदी के जो तानाशाह जिनको आप मान रहे हैं या समाज मान रहा है, उनमें किस तरह का फर्क दिखाई देता है? वही मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र इतना बढ़ गया है। जैसे आप अगर 20वीं सदी के तानाशाहों को देखें तो मीडिया से तानाशाहों को हमेशा दिक्कत रही। हाँ, कोई तानाशाह नहीं चाहता है कि आजाद मीडिया हो, अभिव्यक्ति की आजादी हो। हाँ, 20वीं सदी में यह मुमकिन था कि उन सारे पत्रकारों को या तो मरवा दिया गया, हम्म, या उन अखबारों के जो एडिटर्स थे उनको मरवा दिया गया, अखबार बंद करवा दिए गए। हिटलर के जमाने में वही अखबार निकलते थे जो हिटलर की तारीफ करते थे। स्टालिन के जमाने में केवल एक ही अखबार था, प्रावदा, जो सरकारी अखबार था, और कोई अखबार निकल नहीं सकता था। मुसोलिनी तो आप लोगों की बिरादरी का था, पत्रकार था, बिल्कुल। लेकिन जब सत्ता में आता है तो उन सारे पत्रकारों को साफ करवा देता है, या फिर वो सारे पत्रकार चुप होकर बैठ जाते हैं जो सत्ता का विरोध कर सकते हैं। ये काम आज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आज ये संभव नहीं है कि आप एक आदेश निकालें और देश के सारे चैनल बंद करवा दें, लेकिन ये संभव है कि उन चैनलों से चुन चुन के उन पत्रकारों को बाहर करवा दें जो आपकी आलोचना करते हैं। उनमें से कुछ के ऊपर केस करवा दें, कुछ को जेल में डलवा दें, और पूंजी के साथ मिलकर ऐसा खेल खेलें कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरा आपके हाथ में आ जाए। उसके बावजूद दो चार लोग बचे रह जाते हैं बोलने वाले। आप देखिए, ट्रंप रोज मेन स्ट्रीम मीडिया को गाली दे रहा है, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद उसके सर पे चढ़ के लोग सवाल पूछ रहे हैं। और अपने यहाँ की भी बात कर ही सकते हैं। अपने यहाँ भी आज भी सरकार का विरोध करने वाले पत्रकारों की कमी नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि एंकर सरकार के भक्त हैं। जो फील्ड में पत्रकार घूम रहा है वो किसी का भक्त नहीं है। वो तो सच्चाई बताता है। वो एंकर उसको ना चलाए या क्या, लेकिन वो उसको चलता ट्विस्ट, कहाँ है? वही हाँ, उसको ना चलाए या ट्विस्ट दे, ये हाँ, उसकी प्रॉब्लम है। और ये हाँ, बात कब समझ में आई? जब चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, हाँ, आपको याद होगा जी, या हो सकता है आप भी उसमें हों, हाँ, जो सवाल पूछे हाँ, हमारे बिल्कुल। पत्रकारों ने, हाँ, मैंने सलाम पेश किया कि हाँ, ये हमारे पत्रकार हैं और ये नहीं बिके हैं। हाँ, बिके वो हैं जो करोड़ों के पैकेज लेके बैठे हुए हैं और जिनको रोज अपना चेहरा दिखाना है, जो एंकर हैं, पत्रकार नहीं।
लेकिन अशोक जी देखिए, आपने कहा कि आप पत्रकारों की बात, लेकिन अब तो मैं आपको भी, इसलिए मैं और बहुत से लोग आपको पत्रकारों में भी शुमार करते हैं अपनी बिरादरी में, क्योंकि जो काम मेन स्ट्रीम मीडिया और पत्रकारों को करना चाहिए था वो काम आप भी कर रहे हैं, अब उसमें अब आपकी भी हिस्सेदारी चल रही है। करना पड़ रहा है क्योंकि मेन स्ट्रीम नहीं कर रहा है तो हाँ, करना पड़ रहा है। लेकिन मैं तो खुद को लेखक ही मानता हूँ और एनालिस्ट मानता हूँ, थोड़ा बहुत एनालिसिस करता हूँ। पत्रकार तो आप लोग हैं, आप लोगों ने पूरी जवानी दी है पत्रकारिता को, तो आप लोगों के सामने मैं कैसे खड़ा हूँ। हाँ। अशोक जी, एक चीज ये जानना चाहूंगा कि आपने अपनी इस किताब में हिटलर के साथ स्टालिन की भी जिक्र किया, जिसको लेके तो काफी बहस चल काफी रही विवाद है, बहस भी है, और बहुत से ऐसे लोग जो आपको सुनते हैं, आपको, आपके समर्थक वर्ग हैं, जो आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, वो लोग भी आपके खिलाफ खड़े हो गए कि ये जो आपने तुलना की है ये ठीक नहीं की है। यही तो लोकतंत्र है, कितना हाँ, सुंदर है। आपने कहा कि जो लोग मुझे सुनते हैं, पसंद करते हैं और आज भी मिलेंगे तो प्यार से मिलेंगे, कोई हाँ, उनसे मेरी दुश्मनी नहीं है, वो मुझसे असहमत है इसलिए नाराज है। हाँ, तो एक तो मैं इस तरह के हर असहमति का स्वागत करता हूं, उनका हाँ, मैं किसी तरह से उनको मैं कमतर नहीं आता हूं, उनकी अपनी एक सोच है। लेकिन हाँ, मैं आपसे दो तीन सवाल पूछूंगा और जी, वहीं से मेरा स्टालिन और हिटलर का एक मामला है। पहली हाँ, बात तो ये कि ये खास तरह के तानाशाहों की किताब नहीं है, ये हाँ, हर तरह के तानाशाहों की हाँ, किताब है। इसमें हिटलर भी है, हाँ, इसमें मुसोलिनी भी है, इसमें स्टालिन भी है, इसमें पिनोशे भी है, हाँ, जो एक वामपंथी नेता की हत्या करके, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए वामपंथी नेता की हत्या करके अमेरिका की सहायता से, सीआईए की सहायता से गद्दी पर बैठा था। इसमें किम इल सुंग भी है और इसमें ईदी अमीन भी। हाँ, तो मैंने लगभग जितने महाद्वीप हैं दुनिया के, सबसे रिप्रेजेंटेशन लिया और हर तरह का लिया। दूसरा, केवल किसी के उद्देश्य से यह तय नहीं होगा कि वो तानाशाही है कि नहीं है, ये बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाह रहा हूं। अब आप बताइए, स्टालिन का जो शासन था, क्या उसमें स्टालिन का कोई विरोध कर सकता था? जवाब है नहीं। नहीं, क्या स्टालिन के साथ जितने लीडर्स थे जो लेनिन के जमाने में बराबर के लीडर्स थे, क्या स्टालिन ने सबकी हत्या नहीं करवाई? करवाई। क्या स्टालिन के जमाने में अभिव्यक्ति की आजादी थी? नहीं थी। क्या स्टालिन के जमाने में मीडिया था, आजाद मीडिया? नहीं था। क्या स्टालिन के जमाने में कोई कवि अब ऐसी कविता लिख सकता था जो स्टालिन के विरोध में हो? नहीं लिख सकता था। ऐसे लोगों को जेल हुई, गुलाग भेजा गया। क्या कोई लेखक किताब लिख सकता था ऐसी? नहीं लिख सकता था। एक डिपार्टमेंट था जो ये तय करता था कौन सी किताब छपेगी, कौन सी किताब नहीं छपेगी। अब अगर ये तानाशाही है कि नहीं है, अब अगर ये तानाशाही नहीं है तो क्या तानाशाही है? चूंकि उसका उद्देश्य आपके हिसाब से महान था, उस पर भी मेरी अपनी बहुत सारी रिजर्वेशन है। पढ़ने के बाद मैं 30 सालों से स्टालिन, मार्क्स और सबको पढ़ रहा हूं और आज भी मार्क्स को लेकर मेरे मन में जबरदस्त सम्मान है। उद्देश्य अलग होने से क्या उसके तरीकों को आप जस्टिफाई कर देंगे? क्या यह सच नहीं है कि कम से कम 8-10 हजार तो पार्टी मेंबर्स को मार डाला गया? एक से एक जो लीडर थे लेनिन के जमाने के, एक से एक लीडर जिनको लेनिन बहुत प्यार करते थे और जिसके बराबर के थे, उन सबको मरवा दिया गया। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? अब आप कहेंगे उसका उद्देश्य अलग था, वो समाजवाद स्थापित करना चाहता था। मैं यहीं पर तर्क करना चाहता हूं और यहीं पर कहना चाहता हूं, आपका उद्देश्य कुछ भी हो, मोदी के लोग भी कह सकते हैं आपको कि मोदी जी भी तो हिंदू राष्ट्र जैसा महान स्थापना करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं, अब तो सनातन राष्ट्र बोलने सनातन लगे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं। लेकिन क्या ये रास्ता सही है उसके लिए? हर व्यक्ति को अपना तानाशाह पसंद होता है। तो आपको अपना तानाशाह पसंद है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं ईस्टर्न यूरोप गया, मैं एस्टोनिया गया, लोगों से मिला हूं, मैं कहानियां सुनी। आप वहां के लोगों से बात कीजिए, वो बताएंगे आपको कि स्टालिन से वो कितना प्यार करते हैं, कितना नहीं करते हैं, स्टालिन की तानाशाहियों की क्या कीमत चुकानी पड़ी। और आप समय दें तो मैं 2 मिनट और लेना जी, चाहूंगा इतिहास से। लगातार कहा जाता है कि फांसीवाद से विश्व की रक्षा की। भाई हिटलर के साथ तो उनका समझौता था। हिटलर जब लगातार अगल बगल हमला कर रहे थे तो स्टालिन शांत बैठे हुए थे। अगर फांसीवाद की रक्षा उनका उद्देश्य होता तो उन देशों के समर्थन में जाकर खड़े होते। हिटलर के साथ समझौता होता है नंबर 1, और उसके बाद यह होता है कि हिटलर को एक इलाका मिला था और ये बाल्टिक राज्यों पर कब्जा कर रहे थे, एस्टोनिया और बाकी सारे राज्यों पर कब्जा कर रहे थे। फिनलैंड भी इनके प्लान में था, फिनलैंड पे हमला किए भी थे, पहली बार बहुत बुरी तरह से हारे, दोबारा किया। जब हिटलर इनके यहां घुसने लगा, तब उसके पहले 50 लोगों ने इनसे कहा कि हिटलर आपके यहां आक्रमण करने वाला है, जो समाजवाद के समर्थक थे, जिनमें से बहुतों को बाद में गोली मार दी गई, फांसी हुई। चर्चिल अपनी किताब में भी यह बात लिखता है कि बार बार स्टालिन के पास यह खबर पहुंच रही थी कि हिटलर हमला करने वाला है, लेकिन हिटलर ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। फाइनली जब हिटलर देश के अंदर घुस गया, तब आपने हिटलर से लड़ाई की, और चूंकि आपकी तैयारी नहीं थी, इसलिए 25-30 लाख लोग जो है मारे गए। अब आपके देश में कोई घुस गया, तब आपने उससे लड़ाई की। ये तो फांसीवाद से अपने देश, अब हिटलर से अपने देश को बचाना था, इसको आप फांसीवाद से बचाना कहिए तो अलग मामला है। और मेरा साफ कहना है कि स्टालिन एक तरह का तानाशाह था, हिटलर एक तरह का तानाशाह था।
हिटलर जो था वो फांसीवादी था, हिटलर नस्लवादी था, स्टालिन नस्लवादी नहीं थे। लेकिन दुर्भाग्य से दोनों ने अपने सत्ता को बनाए और बचाए रखने के लिए एक ही जैसे तरीके अपनाए। आज की जो स्थिति को अगर हम देखें, वर्तमान स्थिति को, और अपने देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं। ये कहा जाता है कि वो पूरी तरीके से अब दबाव में काम करती है, पूरी तरीके से जो अल्टरनेट मीडिया है, अब उसमें थोड़ी बहुत आवाज़ बची रह गई है, मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से गायब हो गई। अगर हम 20वीं सदी के तानाशाहों की बात करें, तो उस जमाने में भी हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर यही काम करते थे। उस जमाने में जिस तरह से वो हर क्या फिल्में जानी है, किस तरह की बननी है, उन सबको कौन सी कंट्रोल किताब करते लिखी थे, जानी कौन है। किताब लिखी जानी है, किस तरह से लिखी जानी है। तो तब में और अब में क्या फर्क? एक तो नए एवेन्यूज डेवलप हुए हैं। हाँ, जैसे उस जमाने में आप प्रेस डालकर अपनी किताब छापना या उसका वो करना इतना आसान काम नहीं था। अभी प्रेस बड़ी सिंपल सी चीज हो गई है, इसलिए किताबें रोक पाना बहुत मुश्किल काम है। अल्टरनेटिव मीडिया, और सबसे बड़ा फर्क वही है जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि 75 साल की डेमोक्रेसी देश देख चुका है, दुनिया देख चुकी है। तो अब लोग इतनी आसानी से खामोश नहीं होंगे। उस जमाने के बारे में आप देखिए कि चाहे हिटलर सत्ता में आया, उसके थोड़े दिन पहले जर्मनी में राज सत्ता थी। राज सत्ता तो तानाशाही होती ही है। थोड़े दिनों का लोकतंत्र आया और उसके बाद हिटलर आ गया। तो लोगों ने अभी लोकतंत्र ढंग से देखा ही नहीं था, उस आजादी को भोगा ही नहीं था। रशिया में तो सीधे जारशाही के बाद जो है वामपंथी शासन आ गया, बोल्शेविक शासन आ गया। अगर आप उत्तर कोरिया की बात करेंगे तो जापान का कब्जा था, उसके बाद से वहां पर एक तरह से रशिया का कब्जा हुआ और वामपंथी शासन आया। तो अभी राजशाही से लोग निकले थे, लोगों को ये डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस नहीं। आज लोगों को डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस हो चुकी है और इसीलिए आप मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे अल्टरनेटिव मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, विरोध की आवाजों को एक हद से ज्यादा आप नहीं दबा पाएंगे। और मैं आपको बहुत साफ बताऊं कि कोई भी सरकार वो कोशिश भी नहीं कर रही है, उसको पता है कि एक हद से ज्यादा दबाने पर ये बैकफायर कर सकता है। एक बात से मैं आपके थोड़ा सा असहमत हूं कि अल्टरनेटिव मीडिया कोई बहुत क्रांतिकारी काम कर रही है। देखिए, मैं खुद उसका एक हिस्सा हूं, लेकिन हुआ कुछ इस तरह से है कि गोदी मीडिया जैसी स्थिति हो गई है। आधे एक गोद में बैठे हैं, आधे दूसरी गोद में बैठे हैं। बहुत थोड़े से लोग हैं इसके बीच में जो पत्रकारिता कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है अल्टरनेटिव मीडिया को भी एक बार सोचना चाहिए कि अगर इतने पैसे और इतने पावर के बाद डिस्क्रेडिट हो गई है मीडिया, तो अल्टरनेटिव मीडिया भी अगर सही तरीके से, अगर हर चुनाव के पहले आप जिताते रहेंगे, सुबह रिजल्ट आना शुरू होगा तो 9 बजे तक आप फर्जी आंकड़ा चला के जिताते रहेंगे, तो आप भी बहुत जल्दी डिस्क्रेडिट होंगे। ये बिल्कुल ये सच बोलना हमको सीखना चाहिए। आपकी इतनी लंबी पत्रकारिता में शायद ये आप मुझे ज्ञान दे सकें कि सच ही चलता है, बाकी आप कितना भी उड़ लीजिए। बिल्कुल। एक चीज मैं आपसे अशोक जी ये जानना चाहूंगा, थोड़ी सी इतिहास पर बात कर ली जाए, क्योंकि आप इतिहास के स्टूडेंट रहे हैं और नेहरू बहुत निशाने पर रहते हैं। और किसी भी देश में आज़ादी के 75 साल बाद उस राष्ट्र के नायकों का, जिन्होंने आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी मुल्क को बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई, आज नेहरू वो निशाने पर रहते हैं। क्या इसके पीछे का खास उद्देश्य नजर आता है? यहाँ एक चीज और नोट कर लीजिए कि जब गोडसे मारने गया था गांधी को, तो गांधी के साथ साथ नेहरू को भी निपटा देने की जिम्मेदारी उसको दी गई थी। इसके तो रिकॉर्ड्स हैं, कपूर कमीशन के पेपर्स अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो। देखिए, आपने जो कहा ना, उसी में इसका उत्तर है। नेहरू ने एक मुल्क बनाया, एक देश बनाया। अब जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना थी वो, या मुस्लिम राष्ट्र की भी जो संकल्पना थी जिन्ना की, या सावरकर की जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना थी, उसके राह में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई थे तो जवाहरलाल नेहरू। मैं बार बार कहता हूं कि संघ वाले देशभक्त हैं, बहुत देशभक्त लोग हैं, लेकिन उनका देश अलग है। उनका देश वो भारत है ही नहीं जिसमें हम रहते हैं। जो सर्वधर्म समभाव वाला हमारा देश है, संविधान के हिसाब से चलने वाला हमारा देश है, 47 में जो आइडिया ऑफ इंडिया के हिसाब से देश बना, वो आरएसएस का देश है ही नहीं। देश की उनकी कल्पना ही अलग है। इसलिए उनकी जो देश की कल्पना है उसमें नेहरू जो है वो सबसे बड़े घातक व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। उनका सफर जो 100 साल तक खिंचा और अभी तक पूरा नहीं हो पाया, उसके राह में अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा थे तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू अगर नहीं होते, उनकी जगह पे कोई तानाशाह व्यक्ति होता, तो शायद इनके लिए उभरना बहुत आसान हो जाता। जिस संकट की ये तलाश में थे, वो संकट इनको बहुत पहले मिल जाता। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने, मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूं विकास जी की, आप याद कीजिए कि देश आजाद हुआ, कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था, प्रचंड बहुमत, रोलर कोस्टर जिसको कहते हैं वो था। राजीव गांधी वाले बहुमत को मैं बहुमत नहीं मानता हूं, वो इंदिरा जी के सहानुभूति में बहुमत आया था, लेकिन उनके पास जो बहुमत था उसके पीछे मोरल पावर भी था। आजादी की लड़ाई का जो पूरा एक उनके पास था, और उसके साथ जो है नंबर गेम भी था, नंबर पावर भी था। क्या था ऐसा
जो उनको रोक लेता, संविधान में एक लाइन लिखना था कि देश में केवल एक राजनीतिक पार्टी मान्यता प्राप्त होगी, जो कांग्रेस पार्टी होगी। हो गई बात खत्म, लागू हो गई तानाशाही। वो आदमी पहली सरकार बनाता है, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शामिल करता है, जो कांग्रेस के धुर विरोधी रहे। बाबा साहब अंबेडकर को शामिल करता है, जो कांग्रेस के धुर विरोधी रहे। ऐसे कितने ही नाम उसमें हैं जो कांग्रेस के धुर विरोधी रहे। क्यों? अगर वो चाहते हैं तो स्कूल के सिलेबस में ये लोग कहते हैं ये नहीं पढ़ाया गया, वो नहीं पढ़ाया गया। 2 चैप्टर डालने थे। एक चैप्टर की आरएसएस की भूमिका आजादी की लड़ाई में, दूसरा चैप्टर डालना था कि सावरकर और उनकी माफिया। 70 साल भाई साहब ये पढ़ाया गया होता और इस देश के बच्चे बच्चे के दिमाग में बैठ गया होता कि आरएसएस और ये जो है वो गद्दार। नहीं पढ़ाया। भूलो, माफ करो और आगे बढ़ो की पॉलिसी थी कि आजादी की लड़ाई तक एक दौर था, सबने अपने अपने हिसाब से स्टैंड लिया। अब एक नया देश हमको मिल गया है, इस देश को मिलजुल के बनाते हैं। और जो बार बार कहा जाता है कि मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया, फिर क्यों नहीं गए, उनके लिए भी यही था कि जिनको पाकिस्तान जाना था वो गए। अब जो यहां रह गए वो हमारे लोग हैं। सरदार पटेल ने ये बात जो है फरवरी 49 के एक भाषण में कही है तमिलनाडु मद्रास में, कि जिनको जाना था वो गए, जो यहां है वो हमारे लोग हैं। तो अब जख्म रोज मत पूरे दो। जो गद्दार था, जो था, जो भी था, कोई बात नहीं। आप सोचिए कि जो पुलिस ऑफिसर कभी नेहरू जी को गिरफ्तार करने आया होगा, वो नेहरू जी के प्रधानमंत्रित्व में काम कर रहा होगा, उसको सस्पेंड नहीं किया गया, उसकी नौकरी वैसे ही चलती है। भाई 47 से ठीक पहले वही अंग्रेज भाई वो अंग्रेजों के लिए काम करते, लेकिन उनमें से किसी को नहीं किया गया। वो आराम से वही सिस्टम चलता रहा। तो सबको साथ लेकर चलना था। और यहाँ क्या है, यहाँ सबको बांट के चलना है। तो वो जो सिस्टम नेहरू जी ने लागू किया वो इनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। और दूसरा ये कि इतने बड़े मानक खड़े कर दिए कि आप खींच खींच के नाम हटा हटा के कुछ भी कीजिए। जहां जाते हैं कहीं नेहरू का नाम सुनना पड़ता है, कहीं गांधी का नाम सुनना पड़ता है, और यहाँ मनरेगा से गांधी का नाम आप निकालते हैं और बाहर जाके कहना पड़ता है मैं गांधी के देश से आया। तो अब ये जो सरदर्द दे दिया है, इसको दूर होने में कई पीढ़ियां लग जाएंगी। मनरेगा वाला भी सवाल पूछूंगा सर जी, लेकिन पहले इसी की कंटिन्यूटी में कि कांग्रेस जब आज़ादी की जंग आज़ादी लड़ी जा रही थी तो जिन्ना साहब अक्सर कांग्रेस पर यह आरोप लगाते थे कि ये हिंदुओं की पार्टी है, और आज उसी कांग्रेस पर देश के प्रधानमंत्री भी और सत्ताधारी दल भी वो ये आरोप लगाती है कि ये मुस्लिमों के तुष्टीकरण करती है पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की पार्टी से यहाँ मुसलमानों ये की बिल्कुल पार्टी सही बात है कि जिन्ना साहब जो है कांग्रेस को इस कदर हिंदुओं की पार्टी कहते रहे कि मौलाना आजाद को मान्यता देने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि वो मुसलमान थे। मौलाना आजाद के होने से जिन्ना साहब को प्रॉब्लम होती थी। एक तो मौलाना साहब मुसलमान थे और दूसरा ज्यादा मुसलमान थे। जिन्ना साहब तो बैठ के जो है नमाज भी नहीं पढ़ सकते थे, और मौलाना साहब उनको पूरी कुरान सुना देते, सारी हदीसें उनको उनके सामने बैठ के एक्सप्लेन कर देते। मक्का में तो पैदा हुए थे, तो जो उनकी पढ़ाई थी वो किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से बड़े स्कॉलर थे अपने जमाने में, लेकिन उनको कोई मान्यता नहीं देते थे। रफी अहमद किदवई को कोई मान्यता नहीं देते, कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं को वो कोई मान्यता नहीं देता। अब देखिए यहीं से कांग्रेस समझ में आती है। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। कई बार कांग्रेस की कई सारी सांप्रदायिक घटनाएं भी सामने आती हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जो अंतर है वो जीन में है। कांग्रेस की जीन ऐसी है कि वो एक लिमिट से ज्यादा सांप्रदायिक नहीं हो सकती, और भाजपा की जीन ऐसी है कि वो एक लिमिट से ज्यादा सेकुलर हो ही नहीं सकती है। कोशिश करेगी तो भी नहीं हो पाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर आपका बना ही ऐसा है। तो कांग्रेस उस जमाने में मुस्लिम लीग जो अतिरेकी मांग कर रही थी उसकी मुखालफत करती थी, एक हिंदू मुस्लिम का साझा देश बनाने की बात करती थी, और जिन्ना को किसी भी तरह से मुसलमानों को पोलराइज करना था ताकि उनका पावर बना रहे। 1937 में नहीं पोलराइज कर पाए, तो पूरे देश के मुस्लिम बहुल इलाकों में भी उनकी सरकार नहीं बन पाई। वो तो हिंदू महासभा जाके साथ में खड़ी हो गई उनके, तो सिंध में और NWFP वगैरह में सरकार बना पाए, वरना कहीं नहीं बना। तो उनको पोलराइज करना था मुसलमानों के लिए, तो कांग्रेस को मुस्लिम विरोधी बताना जरूरी था। इनको पोलराइज करना है हिंदुओं को, तो कांग्रेस को जो है मुस्लिम समर्थक बताना जरूरी है। यही सीधा सा मतलब यही अंतर आया अभी। एक और चीज भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान भी पहुंच जाते हैं। एक और बात मैं कह दूं कि सबके बावजूद 47 के पहले की कांग्रेस या नेहरू जी तक की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में भी फर्क है। ये भी हम बड़ी गलती करेंगे अगर दोनों को हम एक ही कांग्रेस करेंगे। कांग्रेस ने भी बहुत सारी ऐतिहासिक गलतियां की हैं। जैसे मेरा बहुत सीधा मानना है कि आरएसएस को आज आप कह रहे हैं कि अनरजिस्टर्ड संस्था है, फला है, ढिमका है। 70 साल सरकार रही भाई, बिल्कुल, और आरएसएस के लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया, हम जानते हैं। जहां से उनको लगता था कि भाजपा कभी नहीं जीत पाएगी, जनसंघ नहीं जीत पाएगी, वहां अपने बंदे को कांग्रेस से वो जितवा देते थे, और कांग्रेस आराम से उसके साथ चला लेती थी। तो नेहरू जी के बाद कांग्रेस में भी बहुत सारे खेल हुए हैं जिसका परिणाम वो भुगत रहे हैं, और शायद इसीलिए राहुल गांधी इतना ज्यादा मुखर होकर सीधी बातें कर रहे हैं कि वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि ढुलमुल पने ने हमको यहां तक पहुंचाया है।
तो हम लोग जब भी कांग्रेस की बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि मैं कांग्रेसी हूं, लेकिन 47 के पहले का, या हद से हद 64 के पहले का। 64 के बाद का मैं कांग्रेसी नहीं हूं, वो वहां मेरे अपने रिजर्वेशन है। एक और चीज मैं इसी से आगे जोड़ते हुए पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान भी जाते हैं, नवाज शरीफ से भी मिल लेते हैं, लेकिन कभी उन पर पाकिस्तान परस्त या उस तरीके का आरोप नहीं लगता। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान से ट्वीट भी हो जाए कांग्रेस की किसी किसी बयान को लेकर या किसी कांग्रेसी नेता के बयान को लेकर, तो उसको इस तरीके से प्रचारित किया जाता है कि ये पूरा पाकिस्तान, सिस्टम है, और पूरा उसे लोग मान भी लेते हैं। पूरा एक सिस्टम है, हाँ, पूरा उनके पास आईटी सेल है जो ये काम करता है। भाई पाकिस्तान परस्त होने का आरोप कौन लगाएगा? हाँ, जैसे अगर मुझसे कोई कहे कि वो नवाज शरीफ से मिलने गए थे, तो मैं कहूंगा बहुत अच्छा काम किया था। हाँ, भारत और पाकिस्तान दोनों का भला इसी में है कि दोनों के बीच में, बस। मैं नहीं कह रहा हूं कि दोस्ताना रिश्ता हो, लेकिन वर्केबल रिश्ता हो, बिजनेस हो, वर्केबल रिश्ता हो। जंग का खतरा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो कि जंग हो सकता है, कश्मीर पर किसी एक सोल्यूशन पे पहुंच जाए, दोनों देशों के लिए बहुत अच्छा है। तो हमारे जैसे लोग तो चाहेंगे कि भाई अच्छा है, पाकिस्तान के साथ रिश्ता अच्छा बन रहा है, लेकिन वहीं जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो बैठे हुए इसी घात में, और जहां मिलता है पूरा आईटी से लग जाता है। एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अशोक जी, क्योंकि मैं इस बारे में वैसे कई लोगों से बातचीत कर चुका हूं, और जो फैक्चुअल चीज है उस पर वंदे मातरम का जब विवाद हुआ उसके बाद कोशिश की हम लोगों ने अपने छोटे प्लेटफॉर्म पर दिखाने की, लेकिन जो वंदे मातरम को लेकर पूरी कंट्रोवर्सी है उसमें जिस तरीके से वंदे मातरम के दो शुरुआत के संजय लिए गए, वो गुरुदेव की अनुमति से लिया गया और उसमें कई लोगों की सहमति रही। लेकिन बावजूद इसके जब देश के प्रधानमंत्री संसद में ये कहते हैं कि नेहरू जी ने मुसलमान नाराज ना हो जाएं इस कारण ये नहीं किया, वरना पूरा होता, तो क्या ये इतिहास को अपने हिसाब से बताने या अपने हिसाब से लिखने की कोशिश है? देखिए, एक तो आपका चैनल छोटा चैनल हाँ, नहीं है, ऐसा हाँ, मत कहिए आप। अच्छा चैनल है और आप हाँ, जबरदस्त वीडियोस बना रहे हैं, शानदार। जी, मेरी पूरी शुक्रिया। शुभकामनाएं हैं कि दूर कोने कोने तक आपकी बातें पहुंचे, जरूरी हाँ, बातें हैं। हाँ, दूसरी बात यह कि तानाशाहों की एक खूबी होती है हाँ, इतिहास बदलने की। हाँ, एक ऐसा तानाशाह नहीं हुआ है जो इतिहास न बदले। हाँ, वो इतिहास को ऐसा बदलना चाहता है ताकि दिखे कि इतिहास में जो कुछ महान है उसका वारिस हुआ हम्म, है। अब इनसे कोई पूछ ले कि वंदे मातरम का जो पहला दो स्ट्रेंजर है, हाँ, छोड़ दीजिए, आप हाँ, छोड़ देते हो, पहला दो आप गाते ही नहीं, छोड़ हाँ, देते। ये जो बाद वाला है, हाँ, ये आरएसएस क्यों नहीं गाती थी? हाँ, 47 से पहले आरएसएस की हाँ, उन्होंने कहा कि एक कॉन्फ्रेंस में गाया गया, हाँ, वो कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की थी भाई, हाँ, जिसमें गुरुदेव ने बिल्कुल गाया था, कांग्रेस की थी। और उसकी धुन जो है वो गुरुदेव की भतीजी ने बनाया हाँ, था, और गुरुदेव ने गाया था उसको हम्म, कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस में। हम्म, आरएसएस की किसी कॉन्फ्रेंस में ये गाना क्यों नहीं गाया, ये गीत क्यों नहीं गाया गया? नंबर वन तो यही सवाल है। हाँ, दूसरा सवाल ये है कि जब वंदे मातरम जैसा गीत था जिसमें दुर्गा दश प्रहर धारिणी जैसा हाँ, था, आप तो हिंदू की बात करते हैं, तो वो था वहां पे, जिसकी हाँ, वजह से हाँ, रिजर्वेशन कुछ लोगों के थे। हम्म, तो 1940 में जब आरएसएस को अपना गीत चुनना हाँ, था, उन्होंने जब तो उन्होंने नमस्ते नया सदा वत्सले मातृभूमि क्यों नया गीत क्यों लेके आए, हाँ, जब वंदे मातरम जैसा गीत पहले से हाँ, था? अगर तब उन्होंने हम्म, ये कहा होता कि ठीक है, दो बंद आप गाइए, पूरे बंद हम गाएंगे, हाँ, तब तो उनका कोई क्लेम समझ में आता। हाँ, 47 के पहले तो आप खामोश रहे, हाँ, 47 के बाद आपको अचानक ये दिखा कि अरे आनंद मठ तो बेसिकली मुसलमानों के खिलाफ लिखा गया है। भाई ये तो हकीकत है ना कि आनंद बिल्कुल, मठ मुसलमानों के खिलाफ लिखा गया हाँ, है। आनंद मठ जहां खत्म होता है वहां पर कहा जाता है कि यवन हमारे हाँ, शत्रु हैं, अंग्रेजों से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और ये जो बात का गीत है, वो गीत पूरी हिंदू परंपरा में गीत है। हम्म, सप्तकोटि कंठ कल हाँ, कल निनाद कराले, द्विसप्तकोटि कंठ भुजय धृत करखर वाले। हाँ, ये सप्तकोटि मैंने हाँ, जानबूझ के गाया, हाँ, ये मूल में है। हाँ, 70 लाख बंगाल की जनसंख्या थी, हाँ, और 70 लाख पहले था। कोटि का मतलब लाख भी होता है, करोड़ भी होता है। हम्म, अब जब इसको भारत में लागू करना था तो क्या किया गया? हाँ, विंश कोटि किया गया, हाँ, और उसमें ये- किया गया द्विविंश कोटि भुजय धृत करखर वाले। हाँ, और भारत सरकार की वेबसाइट पे आपको कोटि कोटि दिखेगा, क्योंकि हाँ, अब 20 करोड़ से हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा हो। हाँ, तो तभी गाते के बोले माँ तुम्ही अबले, हाँ, अंग्रेजों के सामने खड़े होके एक बार गाते तो कि के बोले माँ तुम्ही अबले बहुबल धारिणीम हाँ, रिपुदल वारिणीम, और बताते कि रिपु कौन है, हाँ, शत्रु कौन है आपका। तब तो माना जाता कि आप जो है एक परंपरा के साथ खड़े थे। आपकी परंपरा में तो वंदे मातरम है ही नहीं। हाँ, आपकी परंपरा तो ये है कि 52 साल तक संघ के मुख्यालय पर न तिरंगा फहराया गया और न जनगण मन गाया गया। और जनगण मन को आपकी परंपरा के लोग लगातार कहते रहे कि जॉर्ज पंचम की स्तुति में लिखा गया है, जबकि वो कहता है जनगण मन अधिनायक जय है। यानी वहां डिक्टेटर कौन है? जनगण मन डिक्टेटर है। यही तो हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है ना, कि नेहरू डिक्टेटर नहीं है, जनगण मन डिक्टेटर है।
और उसको आप कहते हो कि वो जॉर्ज पंचम की खूबी में गाया, वो भी कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि उस जमाने में जो गाता था वो जेल चला जाता बिल्कुल। था। हाँ, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा वंदे अशोक। मातरम के साथ बड़ी खूबसूरत बात यह है, मैं बस हाँ, 2-3 मिनट आपका समय ले लेता जी हूँ, जी। कि वंदे मातरम गीत कोई शुरू में पॉपुलर नहीं हुआ था। हाँ, वंदे मातरम नारे की तरफ पॉपुलर हो गया। हाँ, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन सबसे पहले हाँ, अनुशीलन समिति और बाकी हाँ, सब बढ़ते हैं और वो दुर्गा को एक प्रतीक बनाकर लेके आते हैं। हम्म, तो इस गीत में जो वंदे मातरम था, मातृभूमि की जो ही बात होती है, भारत माता की बात हाँ, होती है, और यहाँ बता दूं कि भारत को भारत माता सबसे पहले हाँ, अजीमुल्लाह खान ने हाँ, गाया था 1857 हाँ, में। अजीमुल्लाह खान उनको मादरे वतन कह रहे थे। हाँ, तो मातृ माँ, और वहां से वंदे मातरम नारा बन गया, हाँ, आनंद मठ से मुक्त हो गया। हाँ, तो वंदे मातरम अपने आप में एक नारा बन गया था। और किसकी आप बात करेंगे, चंद्रशेखर आजाद, हाँ, जितने कोड़े लगे उतने वंदे मातरम उन्होंने उतनी बार हाँ, वंदे मातरम कहा। तो क्रांतिकारियों का नारा था, हाँ, कांग्रेस का नारा था, हाँ, जो जेल जाते थे। हाँ, आरएसएस का नारा कभी नहीं रहा वंदे मातरम। हाँ। एक चीज मैं आपसे चलते चलते और जानना चाहूंगा अशोक जी, ये ट्वीट मैं अपने दर्शकों को भी दिखाऊंगा। अभी मैं आ रहा था आपके पास तो अ, उससे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया, उर्दू में ट्वीट किया। वो जॉर्डन में थे उस समय, उर्दू में नहीं है तो ये अरेबिक में। अरेबिक में। हाँ। तो उन्होंने ट्वीट किया, जिसको ट्रांसलेट किया मैंने, हाँ, अरेबिक से। ऑन द वे टू जॉर्डन म्यूजियम इन द कंपनी ऑफ हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला। ये क्राउन प्रिंस जो हैं, कहा भाई पैगंबर साहब के 42वें वंशज भी हैं, मानते हैं तो वो, मानते हैं हाँ। वो। और वो अपनी गाड़ी में लेके म्यूजियम में लेके गए। तो प्रधानमंत्री जी जब भी अरब देश या इस तरफ जाते हैं मुस्लिम कंट्री में, तो पूरा उन्हें सम्मान भी मिलता है, और भारत जैसे राष्ट्र के प्रमुख को मिलना भी चाहिए। लेकिन जब हिंदुस्तान में अखलाक जैसा मामला होता है, तो उसका केस वापस लेने के लिए, हत्या का केस वापस लेने के लिए सरकार एप्लीकेशन अच्छा, ये डालती बताइए, है। 25 साल की पत्रकारिता, इसी में जोड़ लीजिए, मैं अभी हाँ, जवाब नहीं दे रहा हूँ। 25-30 साल आपने पत्रकारिता किया है, मैं बस जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ कि कभी आपने ये सुना है कि किसी सरकार ने हत्या का कोई केस वापस लिया कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। जी। क्योंकि केस तो लड़ा ही जाता है ना, स्टेट वर्सेस एक्यूज। हम्म। जो मरा है डिसीज, उसका तो कोई रोल ही नहीं रहता ना, उसके परिवार, उसके लिए स्टेट लड़ती है। लेकिन अगर स्टेट ही एक्यूज के लिए लड़ने लगेगी, तो ये तो फिर विश्वास कैसे बन पाएगा। 2 दिन 4 दिन पहले हमने देखा बिहार में एक मुस्लिम को पीट पीट करके अतहर की मार गोली, डाला। जी। तो अब मैं इसलिए कि इस ट्वीट को देखकर भी कई लोग ट्विटर पर भी, एक्स पर ये लिख रहे हैं कि हिंदू, एक तरफ आप बाहर जाते हैं तो बहुत सम्मान मिलता है, और जो हिंदुस्तान में एक इकोसिस्टम है जो आप जैसे लोगों का है, वो हमेशा पेंट करते हैं बीजेपी को, प्रधानमंत्री को विरोधी होने का। हम कहाँ पेंट कर रहे हाँ। हैं? जब वो कहते हैं कपड़े देखकर पहचान लेंगे, हम्म, तो हम पेंट कर रहे हैं। उनके अपने लोग जो दिन रात हमारे जैसे लोगों को कभी मुसलमान कहेंगे, कभी पाकिस्तानी कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, वो पेंट कर रहे हैं। हम्म, आप जो है उनको भाई कहेंगे, बाहर जाएंगे शेखों को भाई कहेंगे, बाहर जाएंगे उनके साथ अच्छे रिश्ते होंगे, उनसे गले मिलेंगे, उनसे आप रिश्ता बना के रखेंगे, और यहाँ जो लोकल मुसलमान हैं उनके खिलाफ लगातार अभियान चलेगा, ताकि वही हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। इसमें एक बात समझना चाहिए, और ये बात मैं बेहद जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कि ये ऊपरी दिखावा भले अभी चल रहा है, आपको लग रहा है कि वहां बहुत सम्मान मिल रहा है, लेकिन अरब देशों के अंदर हमारा सम्मान लगातार कम हो रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ जिस तरह से हाँ समझौता जी। किया, वो बड़ा समझौता है हम्म, और दुखद समझौता है। हम्म, आप याद कीजिए, नेहरू जी सऊदी अरब गए थे और उनको क्या सम्मान मिला था, और नेहरू जी क्यों, 2 साल 4 साल पहले तक मोदी जी को भी वही वाला सम्मान मिलता हाँ, रहा, दिखावा हर सारा जगह वही मिला। है। हाँ। लेकिन पूरे अरब इलाके में जिस तरह से इजराइल के साथ आप खड़े हुए हैं, हम्म, आप देखिए, पाकिस्तान से आप 4 रोजा जंग में जाते हैं, आप जंग डिक्लेयर नहीं करते हैं, लेकिन जंग जैसी स्थिति थी, दोनों तरफ से बंदूकें हाँ, गोलियां चल रही थी, एक भी अरब मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं होता है। टर्की आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है, अजरबैजान आपके साथ खड़ा हो जाता है, और याद कीजिए कि चाइना जो है वहीं अपना ट्रेड कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, हम्म, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्की वगैरह सब हम्म, मिलकर। एक भी अरब मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं होता हम्म, है। ईरान आता है तो वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को हिदायत देता है, सऊदी अरब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को हिदायत देता है। कोई ये नहीं कहता है कि हिंदुस्तान सही है। हम्म, आप अपने 24-25 लोगों को अलग अलग जगह भेजते हो, विपक्ष के लोगों को भी भेजते हो, इतने देशों में एक देश के राष्ट्रपति के साथ इनकी फोटो नहीं आती है, प्रधानमंत्री के साथ एक बड़े शेख के साथ इनकी फोटो नहीं आती है, एक साझा बयान किसी मुल्क के साथ जारी नहीं होता है। और उसका कारण यह है कि आपके यहाँ जो कुछ चल रहा है वो खबरें जा रही हैं। मालदीव में ऐसे ही आउट इंडिया वाला मूवमेंट नहीं चला, क्योंकि ये जो खबरें हैं दिन रात जो हमारे यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है,
ट्विटर पे जैसे आपने अरबिक से 1 सेकंड में ट्रांसलेट कर लिया, तो इन दुनिया लोगों को भर में लगता है होता कि हिंदी में माँ बहन की गाली देंगे तो कोई नहीं समझेगा, उनको भी 1 सेकंड लगता है, वो ट्रांसलेट करके पढ़ लेते हैं। और भारत की छवि इतनी खराब हुई है, इतनी ज्यादा खराब हुई है, इतनी आप जेनोफोबिक नस्लवादी व्यक्ति के रूप में इजराइल के समर्थन की वजह से भी सामने आए हैं कि आपका रिस्पेक्ट घटा है, और वो धीरे धीरे दिखाई देगा। देखिए हिंदुस्तान का जो रिस्पेक्ट है ना, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का, वो किसी व्यक्ति का रिस्पेक्ट नहीं होता, देश का रिस्पेक्ट, वो देश का और देश के ट्रेडिशन का हाँ, रिस्पेक्ट tradition। होता है। आप जाते हैं, लोग नेहरू को याद करते हैं, कोई इंदिरा को याद करता है, बहुत सारे ऐसे लीडर्स जिन्होंने नेहरू या इंदिरा को देखा है, नेहरू को तो अब नहीं होंगे, लेकिन इंदिरा को देखा है, उनसे हाथ मिलाया है, वो याद करते हैं। और दूसरा होता है हमारी मार्केट का, हमारी इतनी बड़ी मार्केट है, हम इतने बड़े कंज्यूमर हैं, हमारे पास वर्कफोर्स है, मिडिल ईस्ट को बनाया हिंदुस्तानियों ने है। दुबई आप जाइए, आप बाकी जगहों पे जाइए, हिंदुस्तानी भरे पड़े हैं, तो उसका रिस्पेक्ट होता है। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, रिप्लेसमेंट शुरू हो चुके हैं, अंदर अंदर मैं जाता रहता हूं, चूंकि उस इलाके में मैं जानता हूं, अंदर अंदर सिमर रही हैं चीजें। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां से हिंदुस्तानियों को बाहर धीरे धीरे करके पाकिस्तानी या बांग्लादेशियों को भरा जा रहा है। फिलीपाइंस जो है बहुत बड़ा वहां पे लेबर और टेक्नोलॉजी सपोर्टर सप्लायर बना है, और अगर ये हालात रहे तो 4-5 साल में वो चीजें आपको बाहर भी दिखाई देनी शुरू। एक अंतिम सवाल, मनरेगा की जिसकी आपने बात की, बापू का जब देहांत हुआ तो बापू के, जिस समय बापू को गोली लगी उनके मुंह से हे राम निकला, और आज हे राम जी नाम बदला जा रहा है, तो ये किस अब तरीके नाम का, वाम बदलने, हाँ, नाम वाम में तो नहीं कुछ वो ये इसलिए मैं महत्वपूर्ण मान रहा हूँ, और इसीलिए समझना भी चाहता हूँ कि अभी तक नेहरू परिवार पर तो हमला होता था, लेकिन गांधी, क्योंकि व्यक्ति तो है नहीं, गांधी तो नहीं नहीं, विचार हमला है। हमला हाँ, तो उसी दिन हो जाता है जब उनको सिर्फ सफाई के प्रतीक में बदल के रख दिया जाता है। और देखिए, गांधी पर हमला करने के लिए गांधी का नाम हटाने की जरूरत नहीं है। गांधी के अहिंसा के, सर्वधर्म संभाव के सिद्धांत को जब आप नुकसान पहुंचाते हो तो गांधी पर अपने आप हमला हो जाता है। फोटो तस्वीर तो ठीक है, राजघाट है, जाके सर झुकाना पड़ेगा आपको। मुझे नाम बदलने से तो जो है वो है ही, उस पर सारे लोग बात कर रहे हैं। असल प्रॉब्लम यह है कि उसके अंदर जिस तरह से 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, अब 40% देगी, 60% स्टेट देगा, जिस तरह से नरेगा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उससे मेरी दिक्कत है। वो बड़ी चीज है, बाकी तो बदल दे नाम, कल को सरकार फिर आएगी, फिर बदल देगी, तो क्या किया जाएगा। नाम वही बदलते हैं जो काम नहीं बदल पाते, तो नाम बदल रहे हैं। आज जी प्रियंका राम जी गांधी सुनने संसद में ही अपने आप में अजीब आज लग रहा प्रियंका है। गांधी संसद में बोली कि सरकार को सनक हो गई है नाम बदलने हाँ की। हाँ बिल्कुल, इनको लगता है कि नाम बदल देंगे तो इतिहास में अमर हो जाएंगे। और इनको बस मैं इतना याद दिलाना चाहता हूँ कि रूस में 90 के बाद जिस तरह से स्टालिन और लेनिन की मूर्तियां, और लेनिन के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, स्टालिन के लिए भी एक हद तक सम्मान है, ऐसा कोई अपमानजनक नहीं है बाकी बहुत सारे के साथ। लेकिन जिस तरह से वो मूर्तियां गिरी हैं, उनको देख के मुझे यही लग रहा था काश ये मूर्तियां बनी नहीं होती। आप बहुत मूर्तियां बनवाएंगे, बहुत फोटो लगवाएंगे, तो एक दिन कहीं दिखाई नहीं देंगे। एक जमाना था कि जर्मनी में हेल हिटलर कहे बिना जो है आप चिट्ठी भी नहीं लिख सकते थे। प्रेमिका प्रेमी को चिट्ठी लिखती थी तो उसमें भी हेल हिटलर लिखा जाता था। और मैं जर्मनी गया, वहाँ दादा हैं उज्जवल भट्टाचार्य, मैंने उनसे कहा कि उनसे उससे जुड़ी एक आध जगह दिखा दो, तो उन्होंने कहा नाम नहीं ले सकते, उसका नाम लेना यहाँ अपराध है, उसकी किताब रखना यहाँ अपराध है, तुम जगहों से जुड़ी चीजों की बात कर रहे हो। तो वो एक शख्स जो तुमसे पहले यहाँ तख्त नशीं था, उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो हर शासक को जब ये पागलपन चढ़ जाता है कि नाम, और नाम अब मिटता नहीं है, स्मृतियों में लोगों के नाम है और नाम रहेगा। अशोक जी, आपने बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल जी आपको दे दूं, जी, कांग्रेस ने राजीव चौक, इंदिरा चौक सब रख दिया, हाँ, लेकिन हम आपको सीपी ही जाते अभी हैं भी ना। वही बोलते हैं, आपको बिल्कुल। अगर बुलाना हाँ, होगा तो आप कहेंगे ना अशोक भाई हाँ, सीपी वाले कॉफी हाँ, हाउस में आ जाओ। बिल्कुल। तो नाम बदलने से बहुत कुछ होता नहीं है। जी, इसी नोट पे इस बातचीत को विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, आपने बहुत बातचीत शुक्रिया की, अपनी बात। और दर्शकों से यही अनुरोध कि इस किताब को पढ़िए, और तानाशाही के क्या खतरे हो सकते हैं, कैसे खतरे आपके सामने हो सकते हैं, क्या छिपे हुए खतरे हो सकते हैं, वो सब समझने में आपको मदद भी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।